तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? एंड वेलकम बैक टू माय स्कॉलर रूम अगेन। तो बेटा, आज की जो हमारा टॉपिक है नीट यूजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11th का अगर मैं पूरे बेसिक टॉपिक की बात करूं बेटा, अगर पूरे बेसिक टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो क्लास 11th में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, जिसको आपको समझते हुए चलना है, वो है सेल एंड द सेल डिवीजन। ठीक है। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। देखो यार, एक बात बताओ बेटा, अगर लाइफ में एक चीज देखो, अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है तो क्या चाहिए? एक सेल चाहिए। और सेल मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। अब देखो, आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा सेल हम जैसे ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है? मैंने आपको हमेशा बताया है जब सेल चैप्टर पढ़ाता था तो, कि सेल क्या होता है? छोटे छोटे सेल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और यही टिश्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा? दैट इज द टिश्यू। और यही टिश्यू आगे चल करके क्या करता है? यही टिश्यू आगे चल करके ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएगा हमारा? दैट इज द ऑर्गेन। और ऑर्गेन आगे चल करके क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम। और बेटा, ऑर्गेन अगर सिस्टम बन चुका है तो मैं कह सकता हूं कि ऑर्गेन सिस्टम से फाइनली क्या बनता है हमारा? दैट इज द ऑर्गेनिज्म। तो यार, ऐसा क्या हुआ कि एक छोटा सा सेल पूरा का पूरा टिश्यू बना दिया, ऑर्गेन बना दिया, ऑर्गेन सिस्टम बना दिया, ऑर्गेनिज्म बनाया? तो बेटा देखो, एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी की, ग्रोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रो करना और रिप्रोड्यूस करना, ये एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाँ या ना? अरे, इतना समझ में आ गया? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करना किसी भी सेल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब भाई, सेल को मान लो कि ग्रो करना है। मैं कहता हूं कि भाई सेल को ग्रो करना है तो उसको क्या करना होगा? सेल को डिवाइड करना होगा। हाँ या ना? मैं एकदम बेसिक से उठाया बेटा। तो सेल को डिवाइड करना होगा, और ये डिवीजन भी क्या होगा? दो तरीके का होगा। एक तो क्या होगा? लाइक बाइनरी फिजन, दैट इज मैं जिसके लिए बात करता हूं, दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक होता है बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक होता है बेटा हमारे पास, दैट इज द अर्थमेटिक ग्रोथ। तो दो तरीके का ग्रोथ हुआ। एक हुआ दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक हुआ दैट इज द अर्थमेटिक ग्रोथ। डन। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो इतना जब आपको कंप्लीट मैंने करा दिया है, तो अब मैं चाहूंगा कि एक नए टॉपिक को लेकर के चलते हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द सेल डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन बेटा दो तरीके का होता है। वन इज माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस। ठीक है। वन इज माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस। तो अब हम एक को लेकर के चलते हैं और एक को ही उठा करके पढ़ाऊंगा कि भैया अय्या भैया कैसा सीधा सीधा तोड़ दो। सेल को तोड़ने की कहानी ही सेल डिवीजन चलता है, सेल का बंटवारा। ठीक है। हिंदी में याद रखेंगे तो सेल के क्रिया का बंटवारा। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि भाई माइटोसिस क्या होता है। ठीक है। माइटोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। ठीक है। ये जो टर्म था ये फ्लेमिंग ने दिया था। और ये क्या करता है? माइटोसिस में क्या होता है? देखो, माइटोसिस हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस जेनेटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है? कि अगर जीनोटाइप एक्स एक्स है तो उसका भी जीनोटाइप, जो इससे ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसका भी जीनोटाइप कैसा होगा?
एक्स एक्स वाला होगा। अगर जीनोटाइप ZW है तो इसका भी जीनोटाइप कैसा होगा, ZW होगा। अगर इसका जीनोटाइप AABB है तो इसका भी जीनोटाइप AABB होगा। मतलब जीनोटाइप सेम होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, उसका जीन जो होगा दैट इज सिमिलर, हाँ या नो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बात करूंगा कि भाई सिमिलरिटी होगा उनके सेल के डिवीजन के बेसिस पे। अब भाई एक बात बताओ, आपके मन में भी तो आ रहा होगा कि सर आखिर ये सेल डिवाइड ही क्यों किया। आप ही बताओ ना सर कि सेल डिवाइड क्यों किया। तो बेटा देखो, रीजन फॉर सेल डिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि रीजन फॉर सेल डिवीजन, बेटा ब्रेकअप क्यों हुआ, हमें तो सिंपल सा यही बात करना है कि भाई ब्रेकअप क्यों हुआ। हर किसी भी टूटने के पीछे कोई कहानी होती है, हाँ या ना। रिश्ते टूटते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पीछे का बैकग्राउंड होता है, हाँ या ना। तो देखो यार, सबसे जो पहला रीजन इसका दिया गया था दैट वाज द कर्न प्लाज्म थ्योरी। सबसे पहला जो इसका थ्योरी दिया गया था दैट वाज द कर्न प्लाज्म थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का कहना यह था कि, 1 सेकेंड बेटा, चलो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का यह कहना था कि भाई कोई भी सेल जो है वो डिवाइड इसलिए करता है क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, डिस्टरबेंस हुआ है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। तो इस थ्योरी का कहना यह था कि भाई देयर इज डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस हुआ है। अब कैरियोप्लाज्म, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैरियोप्लाज्म की कहानी क्या है। ओके बेटा, ये जो कैरियोप्लाज्म है ये होता है दैट इज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज अ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन का, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के आई। ठीक है, और के आई के अगर फॉर्मूला की बात करता हूं तो के आई का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एक बात बताओ, अगर मैं वी एन को क्या बोल रहा हूं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा बोल रहा हूं दैट इज द वीसी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, अगर मैं एक बात बताओ वीसी माइनस वीएन लिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, हाँ या ना। यार एक सेल बना करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये एक सेल है, ओके, और इस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस। तो ये जो एरिया बच गया, ये एरिया जो बचा हुआ है इसके अंदर में, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बोलो आप खुद बोलो। ये हमारा साइटोप्लाज्म ही तो है। तो अगर मैं सेल के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइड कर देता हूं तो हमारा क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, हाँ या ना। तो भैया वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सिंपल सी बात में मैं आपसे एक लाइन में बात कर लूं तो मैं यही कहूंगा कि आप कुछ मत करो, आप बस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल लो, सॉरी साइटोप्लाज्म निकाल लो, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आपको पता है तो आप कर दोगे, डन। इतना समझ में आया। अब बात आती है कि भाई कैसे डिवाइड करेगा। चलो ठीक है, मुझे ये पता चल गया, तो डिवीजन कैसे होगा। देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर डिवीजन कराना है तो के आई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यार ये कलर चेंज नहीं हो रहा बेटा, क्या हो गया। के आई का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो यार, के आई है और सेल हमारा कैसा है, स्मॉल है, मतलब सेल क्या है, छोटा है, हाँ या ना। तो न्यूक्लियस कैसा होगा, अब इसमें डिपेंड करेगा। तो के आई का है मतलब क्या हुआ कि यार के आई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सेल छोटा है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई हो जाएगा, हाँ या ना। अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई हो गया है इसका मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म वहां पर क्या है, हाँ या ना, कम है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म हमारा क्या है, कम है। तो मैं लिख सकता हूं साइटोप्लाज्म इज लेस, हाँ या ना। साइटोप्लाज्म अगर लेस है, साइटोप्लाज्म कम है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि यार न्यूक्लियस
इफिशियंटली कंट्रोल कर पाएगा, इफिशियंटली कंट्रोल कर पाएगा किसको, कंट्रोल द सेल, हाँ या ना। न्यूक्लियस आराम से सेल को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आई एक लार्जर सेल का भाई, सेल इतना बड़ा हो गया, न्यूक्लियस उसमें तो एक फिक्स साइज होगा, हाँ या ना। तो न्यूक्लियस इतना छोटा हो गया, क्या ये कंट्रोल कर पाएगा साइटोप्लाज्म पूरे पूरे सेल को, नहीं ना। अगर सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा मतलब साइटोप्लाज्म क्या हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म हाई हो गया है, और साइटोप्लाज्म अगर हाई है मतलब न्यूक्लियस इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंटली कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेल डिवाइड कर जाएगा। इसीलिए छोटा सेल का डिवीजन कम होता है और बड़े सेल का डिवीजन ज्यादा होने लगता है। तो एक रीजन तो ये था कि सेल क्यों डिवाइड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन इज कि भाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो यह भी एक रीजन माना जाता है कॉज फॉर द सेल डिवीजन। यदि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मान लो कि सेल का वॉल्यूम सेल का अगर वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं वो इंक्रीज कर गया है मोर देन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना सेल है, भाई घर में रहना है ये, ठीक है, इस घर में रहना और नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, सेल अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो उस कंडीशन में भी एक कंडीशन ऐसा आएगा जब सेल कंप्लीटली अपने मटेरियल को ड्रॉ कर पाएगा और सेल अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो बेटा अभी तक मैंने आपको दो चीजें पढ़ाया कि भाई सेल डिवीजन सेल साइकिल क्या होता है। सेल अपने लाइफ को जो कंप्लीट करती है दैट इज द सेल साइकिल। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि भाई सेल डिवीजन के अंदर में ही आपको मैंने बताया कि भाई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक ऑर्गेनिज्म का, और सेल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है या अर्थमेटिक ग्रोथ शो कर सकता है। फिर आया टॉपिक दैट इज द सेल डिवीजन, और बेटा सेल डिवीजन में बात आई माइटोसिस और मियोसिस का। माइटोसिस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो माइटोसिस जो टर्म था वो फ्लेमिंग ने दिया था, और माइटोसिस से एक जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं। उसका रीजन मैंने बात करा कि आखिर कोई रिश्ता टूटता ही क्यों था। बेटा घिन 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 करते करते एक रिश्ता टूट जाता है। किसी चीज को जितना लमार दोगे, यार देखो आप लोग भी इस एज ग्रुप में अभी तो नहीं पहुंचे हो, जैसे ही मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि एक रिश्ता होता है धीरे 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 क्या होता है, लंबा होते चला जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस की कहानी शुरू हो जाती है। और बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते टूट जाते हैं तो ये डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में। और जैसे ही जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अरे सिंपल सी बात देखो ना बेटा, अगर हमारे एक घर कब टूटता है, जब पापा जो घर के जो मुखिया हैं वो घर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एक घर टूटने लगता है। घर टूटता है तो घर कब टूटता है, रीजन होगा उसका जब पापा अच्छे से घर के हर एक मेंबर पे कंट्रोल छोड़ देंगे। तो यार देखो घर क्या है, एक पूरा सेल है, पापा क्या है, उसके न्यूक्लियस है, हाँ या ना। तो घर जो है एक सेल है और पापा उसके न्यूक्लियस है, और बाकी बचे लोग क्या है, उसके साइटोप्लाज्म है, मतलब उसके उस घर के मेंबर्स हैं, तो दैट इज द साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस का ही कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाया आपके घर पे तो क्या होगा, आपका घर टूटना फिक्स है। अगर आपका ही आपके मैडम के आसपास का जो साइटोप्लाज्म है उस पर अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता तो घर टूट जाता है, हाँ या ना। तो ये कंडीशन होता है। अब दो कंडीशन देखने को मिलेगा इसमें, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर सेल छोटा है तो साइटोप्लाज्म आराम से कम रहेगा, और कम रहेगा तो घर छोटे छोटे घर में आराम से किसी चीज को ढूंढना आसान है, बड़े घर में किसी चीज को ढूंढना मुश्किल है, तो उस घर को बिखरना ही पड़ता है, हाँ या ना। ठीक है, अब थर्ड बात आता है दैट इज द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो अगर सरफेस बहुत बढ़ गया, घर बहुत बड़ा हो गया, और उस हिसाब से हमारे सॉरी नंबर ऑफ पीपल बहुत बढ़ गए और उस हिसाब से घर का भी स्पेस कम है,
ठीक है, अगर मान लो कि एक ही घर में, मान लो ये एक घर है और इस घर में 10 लोग रहने की कैपेसिटी है और मैं क्या करूं कि इस घर में 100 लोगों को भेज दूं, तो क्या होगा? दीवार टूटेगा ही ना यार, धक्का मारना चालू करोगे, गेट तोड़ोगे, हाँ या ना? तो ये जो कंडीशन होता है, इन दो कंडीशन में एक सेल को डिवाइड करना पड़ता है। डन, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्योंकि बेटा इसके बाद मैं सेल साइकिल शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब सेल में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बेटा सेल साइकिल, जो हेडिंग है। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, दैट इज द सेल साइकिल। चलिए देखिए, एक जो सेल होता है ना, तो बेटा एक सेल जो होता है ना, एक अपने लाइफ का बड़ी इंपॉर्टेंट फेज को क्रॉस कर रहा होता है। और उस फेज को क्रॉस करने में एक सेल क्या करता है? दो काम को कंप्लीट करता है। एक काम जो कंप्लीट करता है सेल, दैट इज द इंटरफेज। ठीक है, तो एक काम जो सेल अपना कंप्लीट करता है वो है हमारा क्या चीज? दैट इज द इंटरफेज। तो ये जो सेल का लाइफ है, दैट इज द इंटरफेज। और दूसरा जो काम अपना सेल कंप्लीट करता है, दैट इज द माइटोसिस फेज, क्योंकि अब मैं जो पढ़ा रहा हूं दैट इज द सेल। तो सेल साइकिल का डेफिनेशन कोई अगर आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे कि भाई सेल साइकिल होता क्या है? एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है कि भाई सेल क्या करता है, जिसमें अपने सारे ऑर्गेनिल को सिंथेसाइज करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल को रेडी करता है और फिर फाइनली सेल क्या करता है? डिवाइड कर जाता है। इसी पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द सेल साइकिल। ओके, तो अब बात करेंगे कि भाई सीक्वेंशियल इवेंट क्या क्या होता है। मैं वो माइटोसिस का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड करते हैं वो सब बाद में पढ़ाऊंगा आपको, अभी उस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई सीक्वेंशियल इवेंट हो जाएगा सेल साइकिल, जिसमें एक क्या होगा? एक सेल इवेंचुअली क्या करेगा? दो सेल में डिवाइड कर जाएगा, टू सेल में डिवाइड कर जाएगा। ओके, दो डॉटर सेल बना देगा। तो अब एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो देखिए यार बेटा, अगर एक सेल की मैं बात करता हूं तो एक होता है दैट इज द इंटरफेज और एक होता है दैट इज द G1 माइटोसिस फेज। अब ये इंटरफेज में भी तीन फेजेज आती हैं। एक होता है दैट इज द G1 फेज, दूसरा होता है दैट इज द S फेज, तीसरा होता है दैट इज द G2 फेज। माइटोसिस की भी अगर कहानी की बात की जाए तो माइटोसिस में भी क्या होता है? आपके पास माइटोसिस के भी फेज जो होते हैं उसमें होता है माइटोसिस में कि सबसे पहला दैट इज द प्रोफेज, देन होता है मेटाफेज। ओके, देन होता है मेटाफेज, दैट इज द PM। ओके सॉरी, ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन इट इज द टीलोफेज। और ये होता है बेटा दैट इज द साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल की लाइफ में ये सारे फेजेज चलते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा कंडीशन होता है सेल का, एक ये सीक्वेंशियल इवेंट क्यों करता है? भाई कैसे भी कर ले डिवाइड? नहीं बेटा, अगर ये कैसे भी डिवाइड कर लेता तो हो सकता था कि DNA का नंबर ज्यादा हो जाता, म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इस सीक्वेंस के कंडीशन में वो क्या क्या करता है तो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी अपने चार्ट में भी ये बात को मेंशन करती है कि एक सेल जो है अपने आप को जब डिवाइड कर रहा होता है तो क्या क्या करता है। सबसे पहला जो काम एक सेल करता है कि भाई सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, सिंथेसिस करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल का, हाँ या ना? जो नेक्स्ट बात करता है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो वो करता है दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, डुप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। एंड थर्ड काम जो एक सेल डिवाइड करते वक्त करता है कि भाई सेल फाइनली डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या करेगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल को बनाएगा और दूसरा क्या करेगा कि भाई अपने जीनोम का डुप्लीकेशन कर लेगा। डन। अब इसमें क्या होता है यार, गाड़ी को देखो, गाड़ी अगर बननी है, गाड़ी को चलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? गाड़ी को पूरा सब कुछ बनाना पड़ेगा, गाड़ी का पार्ट बनाना पड़ेगा। कि डायरेक्ट इंजन लगा दोगे और चला दोगे? नहीं ना,
तो गाड़ी को सब कुछ बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और उसके बाद तो सेल डिवाइड करने में कम टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं बात करता हूँ, शादी की बात एग्जांपल ले लो ना यार बेटा, शादी। तो आप क्या करते हो? शादी के लिए पूरे टाइम आप तैयारी करते हो, साल भर 6 महीने तैयारी करते हो और अगले 2 घंटे के बीच में शादी हो जाती है। अब सिंपल सी बात है। अब लड़कियाँ सब वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तुम लोग का एग्जांपल लेते हैं। तुम क्या करते हो? किसी को पसंद करते हो तो उसको पसंद करने में कितना दिन लगाते हो? मतलब उसके पीछे पड़े रहते हो कि यार वो मान जाए, वो मान जाए, और मानने में उसको कितना टाइम लगता है? 2 से 4 मिनट, हाँ या ना? ठीक है? तो उसी एग्जांपल को लेकर के चलो, सिंपल सा बात है कि भाई जब एक सेल को डिवाइड करना होता है तो अपने सारे मटेरियल को सिंथेसाइज करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ एक साइड में डायग्राम बना करके कि भाई प्रो, मेटा, एना, टीलो, दिस इज द एम फेज एंड दिस इज द G1, एस एंड G2। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द इंटरफेज का। बेटा इंटरफेज जो होता है ये एक सेल के लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है? सेल अपना मैक्सिमम टाइम अप्रॉक्स, एनसीईआरटी लिखती है 95% ड्यूरेशन जो एक सेल का है वो इसके इंटरफेज में ही रहता है। ठीक है? अब सेल जो है इंटरफेज को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है दैट इज द बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है? बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहता हूं मैं? बायोसिंथेटिक फेज कहने के पीछे का रीजन है क्योंकि यहां पर वो सारे मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं, सब कुछ सिंथेसाइज होता है। मतलब दैट इज द प्रोटीन, डीएनए, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, इन सब का भी प्रिपरेशन, सब कुछ यहां पर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब का भी सिंथेसिस कहां चल रहा होता है? हमारे दैट इज द इंटरफेज में। डन। अच्छा, इसको एक और बात भी बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। क्यों भाई? अभी सर आप कह रहे हो कि ये पूरा सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, आप कहते हो कि रेस्टिंग फेज है। बेटा रेस्टिंग कहने का मतलब ये है कि सेल इस समय इस समय डिवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है? सेल इस समय अपने आप को बिल्कुल डिवीजन में नहीं डाल रखा होता है। सेल इस समय अपने आप को बस तैयारी कर रहा होता है कि अब मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है? तो अब सेल को डिवाइड करना है तो सेल उसके लिए तैयारी कर रहा होता है। ईस्ट की अगर मैं बात करता हूं, इसी पेज पे कंप्लीट करता हूं बेटा, कि ईस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ईस्ट के अंदर में 85 मिनट्स तक इंटरफेज चलता है। ह्यूमन के अंदर में 24 आवर्स का सेल साइकिल होता है। अगर इसका 95% काट लो तो लगभग लगभग आपका 20 से 22 घंटा एक सेल क्या करता है? अपने इंटरफेज में ही रहता है। डन, हाँ या ना? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा दैट इज द इंटरफेज का कहानी। अब मैं आपको बताता हूं दैट इज द एम फेज। एम फेज दैट इज द माइटोसिस फेज। इस समय सेल क्या करता है? एक्चुअल में सेल का एक्चुअल डिवीजन ही इस फेज में चल रहा होता है। सेल का एक्चुअल डिवीजन माइटोसिस फेज में चल रहा होता है। सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। ये जो कंडीशन है, ये मैं हमेशा बोलता हूं, पल पल बदलता ये रिश्ता क्या कहलाएगा? पल पल ये रिश्ता बदलता है, अपना रिश्ता बदलता है। याद रखिएगा, जो पल पल बदल जाए उसको माइटोसिस कहेंगे। तो आज से गिरगिट वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप सीधा बोलिएगा अबे तू माइटोसिस फेज का है क्या? कितना पल पल बदल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा ये डायनामिक फेज होता है। ये फेज क्या कहलाता है कि भाई ड्रामेटिक फेज। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। ड्रामा कर रहा होता है, कभी ये पल, कभी वो पल, कभी क्रोमोसोम कहीं, कभी क्रोमोसोम कहीं। मतलब ड्रामेबाजी का जो फेज है वो हमारा माइटोसिस फेज है। और सेल मात्र 5%, मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूं जानबूझ के कि आपको लिखने में इजी हो, 5% जो कंडीशन है वो 5% यहीं पे सेल रहता है। ठीक है? तो अब मैं शुरू करूंगा दैट इज द G1 फेज। अगर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे? इंटर फेज, उसके बाद इंटरफेज में भी कौन सा? G1, एस, G2, फिर एम फेज जिसको कि अपन बोलते हैं प्रो, मेटा, एना, टीलो। ठीक है? I, G1, S, G2,
माइटोसिस फेज, दैट इज द प्रो, मेटा, एना एंड टीलोफेज की कहानी चलेगी। ठीक है, टीलोफेज को हम टर्मिनल फेज भी बोल देते हैं। मेनी टाइम्स हम टर्मिनल फेज को भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो क्या यहीं पे क्लास को अजेंड किया जाए? अब अपन क्लास जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज द इंटरफेज का G1, S और G2 हम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद माइटोसिस पे जाएंगे। इस लेक्चर को हम कंप्लीटली 4 क्लास में कंप्लीट कर देंगे बेटा, और 4 क्लास में कंप्लीट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए।